जसप्रीत जी, आप कैसे देख रहे हैं? Q4 अर्निंग का कोई इम्पैक्ट दिख रहा है? आप लोग इसको लेकर के वॉच कर रहे हैं या फिर नहीं, आप लोग उसको बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं अभी? थोड़ा बहुत उसको कंपनी बाय कंपनी उससे एक 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 ट्रेंड तो जरूर देखने को मिलेगा, बिकॉज Q1, Q2, Q3 बहुत अच्छे नहीं थे। दे रेंज बिटवीन 2-3-4% इफ आई रिमेंबर करेक्टली। एंड उम्मीद थी कि Q4 क्लोजर टू 7-8% आ जाए ऑन अ वाई बेसिस। प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, बट इट डजंट लुक लाइक। इट लुक्स लाइक हम वो सब 5% में ही जाएंगे फॉर Q4। तो अगेन नाउ अगेन बर्डन और फोकस शिफ्टिंग टू FY26। बट FY26 में भी गिरावट आई है। अगर आप कंसेंसस ईपीएस ग्रोथ का देखें तो पहले जो उम्मीद की जा रही थी और अभी जो नंबर्स हैं, there is a cut down of 4 to 5% already when अभी सिर्फ the announcements have started coming in। और ऑलरेडी आप देखेंगे आरबीआई ने भी अपना रेट दी जीडीपी फोरकास्ट कम कर दिया 6.7 से 6.5। तो अभी साल शुरू भी नहीं हुआ और कट्स होने शुरू हो गए हैं। तो इंक्रीमेंटली आई थिंक जो भी न्यूज आएगी और उससे थोड़े बहुत इम्पैक्ट तो रहेंगे। बट टू योर क्वेश्चन, द लार्जेस्ट फोकस इज नाउ शिफ्टिंग टू FY26। FY Q4 में बहुत ज्यादा कुछ करने को मिला नहीं है। थोड़े बहुत जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज के, ट्रेंड जैसी कंपनीज के, रिटेल कंपनीज एंड लॉट ऑफ FMCG कंपनीज के ऑलरेडी Q4 अपडेट ऑलरेडी आता है। आई जस्ट वांट टू हाईलाइट कि सर्टेन सेक्टर्स जो हैं थोड़े से कमबैक दिखा रहे हैं। FMCG इज शोइंग a great comeback as a sector। एंड बैंकिंग फाइनेंशियल तो अभी कंसेंसस ही बन गया, तो उसमें अलग से मैं क्या टिप्पणी करूं। बट FMCG एज अ कैटेगरी इज नाउ ट्राइंग टू मेक अ कमबैक। वहां पे सिलेक्टेड स्टॉक हैं जो 5 to 7% वॉल्यूम ग्रोथ के साथ दे शोइंग अ स्ट्रांग मेरिट। बिल्कुल। अभिषेक अग्रवाल साहब, ये Q4 अर्निंग आएगा अभी, तो उसमें इस फैक्टर को तो थोड़ा सा हम लोग माइनस करके चलेंगे कि यूएस की वजह से जिन कंपनियों पर असर पड़ेगा या फिर जिसका एक्सपोर्ट में ज़्यादा फोकस है उनको ध्यान में ना रखा जाए, डोमेस्टिक कंपनियों पर ज़्यादा फोकस रखा जाए। क्यों? जी बिल्कुल, अगर हम देखेंगे तो मार्केट ऑलरेडी इसे फैक्टर कर रहा है। आप एक देखिए आईटी इंडेक्स को, जो फैक्टर कर जिस रहा तरह है। के कारनेज में आईटी इंडेक्स को अगर आप देख रहे हैं लास्ट 4 महीने से, तो वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर इंडेक्स है अगर आप देखें। और ये कभी ऐसा आपने देखने को मिला ही नहीं होगा अगर आप इससे पहले कोई भी 10 साल के पीरियड में आप देखो कि आईटी इंडेक्स इतनी बुरी तरह से पिटा हुआ है। और वो क्यों है? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एक्सपोजर जो है यूएस कंपनीज के अंदर में रहा हुआ है। सो मार्केट फैक्टर कर रहा है। और भी सेक्टर्स हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि Q4 को देख के कोई ऐसी डिसीजन बनी जाएगी कि क्या होगा आगे मार्केट का। मुझे लग रहा है कि करेक्शन तो वैसे भी इस टैरिफ वॉर से पहले आ रहा था। ये करेक्शन तो तब से चला आ रहा है जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बनने वाले थे। तो एक हेल्दी करेक्शन की तरफ मार्केट था। ये एडेड वॉलेटिलिटी है जो ऐड हो गई। और अब हम Q4 को कैसे देखेंगे कि जहां पे कंपनीज अपनी एक्सपेक्टेशन जो इतनी वैसी ही कम हो रखी है उससे भी खराब अगर परफॉर्म करेगी, तो फिर पोर्टफोलियो में आप रीशफलिंग देखोगे और वो कंपनियां शायद और यहां से जा सकती है नीचे की तरफ। बिकॉज शायद मार्केट बोलेंगे कि यार ये जो आपका लॉस आया या ये जो आपने डीग्रोथ की है या शायद ये उतना आपने ग्रो ही नहीं किया, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ अमेरिका। बिकॉज ये सारी टैरिफ वॉर की कहानी तो अब आ रही है। अरे कल परसों तो अब उन्होंने अनाउंस मार्केट तो किया है, अभी पहले तो से इफेक्ट दिखा। देखना बाकी है। अभी तो देखना बाकी है। हमने तो उससे पहले ही यहाँ पे जो है ढिंडोरे पीट लिए हैं और मार्केट ऑलरेडी उसे फैक्टर कर रहा है। रिजल्ट अभी आने बाकी हैं। इसका इफेक्ट तो आप अगले क्वार्टर या 2 क्वार्टर के बाद देखोगे। सो मुझे नहीं लग रहा कि इतनी इसका ज्यादा क्वार्टर को लेके हमें नर्वस होने की जरूरत है। अच्छा टाइम है, राइट स्टॉक पिकअप करिए। करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। जो डोमेस्टिक फोकस कंपनियां हैं वो अच्छा ही करेगी। अच्छा ही करेंगे। चूंकि आपने आईटी की बात की तो मैं चाहता हूँ मिहिर वोरा साहब से एक छोटी सी राय ली जाए आईटी पे। चूंकि अभी रिजल्ट भी आए टीसीएस के, तो जिस तरह कमेंट्री आई और देखा जिस तरह गिरावट हम लोग देख रहे हैं, तो बहुत ही स्पेसिफिक सवाल हमारे निवेशकों के लिए, अब आईटी जिस लेवल पर पहुँच चुका है, बॉटम आउट होता कह सकते हैं उसको कि नहीं, कभी और डर है वहाँ पे? देखिए आईटी इन एब्सोल्यूट टर्म शायद बॉटम आउट हो सकता है, क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी वैसे देखें तो ऑप्टिकली चीप है। लेकिन स्ट्रक्चरली मैं आईटी पे नेगेटिव हूँ, क्योंकि खास करके जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं उनकी जो प्री कोविड अर्निंग्स ग्रोथ थी और टॉप लाइन ग्रोथ थी वो सिंगल डिजिट में थी। वो तो कोविड के टाइम पे क्योंकि कॉर्पोरेट अमेरिका ने बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करी एज अ वन टाइम, तो 2 साल तक हमने 20+% ग्रोथ देखा। लेकिन अभी वापस पिछले 2 साल से देखें तो करीबन सिंगल डिजिट पे हम वापस आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो मुझे लगता है ये बिजनेस मॉडल जो है लार्ज कैप आईटी कंपनीज का वो मैच्योर हो चुका है। मुझे नहीं लगता है कि ये अभी 15% या 10-12% का ग्रोथ दिखाने की क्षमता में है।
अनलेस दे डू समथिंग ड्रामेटिकली डिफरेंट, और उसके कोई मुझे इंडिकेशन नहीं है कि कोई इनोवेशन हो रही है, कि कोई अलग तरीके से बिजनेस करेंगे। मेरे ख्याल से ये स्टेबल सिंगल डिजिट वाली कंपनीज रहेंगी। और इंडिया जैसी कंट्री जहां पे नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इटसेल्फ इज 10 to 12%, वहां पे सिंगल डिजिट ग्रोथ वाली कंपनीज रिलेटिवली हमें पसंद नहीं आती। वी वुड प्रेफर कंपनीज हु आर लाइकली टू शो एटलीस्ट कम से कम 15% का जो ग्रोथ सस्टेनेबल दिखा है, हाई ग्रोथ फेज। तो इंडिया तो ग्रोथ इकोनॉमी है, वी वुड प्रेफर द अदर सेक्टर्स, नॉट लार्ज कैप आईटी। हालांकि आपने ये वाली खबर देखी कि नहीं मेरे वोरा साहब, कि गूगल ने कई सारे लोगों को वहाँ पे सैकड़ों लोगों को निकाल दिया है। ये सब चीज़ें सेंटिमेंट को और ख़राब करेंगी। हाँ, वो तो देखिए, यूएस में तो जिस तरह से अनिश्चितता चल रही है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई कॉर्पोरेट बड़ा डिसीजन नहीं लेगी, इंक्लूडिंग स्पेंडिंग ऑन आईटी। तो ये भी जो एक टेलविंड था पोस्ट कोविड का, वो टेलविंड भी जा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है आईटी स्पेंडिंग में कोई ज्यादा बढ़ोतरी एक्सपेक्ट करना लॉजिकल नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि 1 साल तक, 2 साल तक जो इंडियन आईटी कंपनीज है उनको हेडविंड आ सकती है। लेकिन ये क्वालिटी अच्छी है, कैश फ्लो अच्छा है, आरओई वगैरह अच्छा है। तो जैसे हम कहते हैं एफएमसीजी एक स्टेबल सेक्टर है जहाँ पे आप हाइड कर सकते हो जब बहुत ज्यादा अनिश्चितता हो, लेकिन उसमें फिर मल्टीबैगर्स नहीं मिलेंगे आपको। बिल्कुल। हालांकि कोई भी कॉर्पोरेट में सिर्फ आईटी नहीं, मुझे लगता है कि एलन मस्क जैसे कॉर्पोरेट भी थोड़ा सा हिचकेंगे आज के माहौल में वहाँ करने के, भले उनके दोस्त ही क्यों ना हो। फिरोज अजीज साहब, ये एमफी का डेटा देखा आपने, क्या इंडिकेट कर रहा हो? लक्ष्मण जी, मैंने आज हमारे रिजल्ट थे तो मैंने एमफी का डेटा देखा नहीं है, लेटेस्ट अगर अभी आया है तो। बट अर्निंग्स के पॉइंट पे मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी, जैसे आप अर्निंग्स Q4 की अर्निंग्स, मैं कहता हूं कि भाई ये जो अर्निंग्स है, अर्निंग्स इतनी बुरी पिक्चर नहीं दे रही है। देखो 787.7 रुपीज की अर्निंग हो चुकी है निफ्टी की, और 1150 का हमारा उम्मीद है, और लास्ट ईयर था 1049। अब जो आप पहली 3 क्वार्टर को अगर आप ग्रोथ नंबर से देखें तो 8.2% की ग्रोथ है निफ्टी पे, और लास्ट क्वार्टर जो Q3 था उसमें 11.9% की। लोग आंकड़े नहीं करते तो नैरेटिव में चले जाते हैं कि खराब रिजल्ट है। आप देखें मिड कैप, लास्ट क्वार्टर जो मिड कैप 150 है, जो म्यूचुअल फंड लोगों के लिए अनिवार्य है ट्रैक करना, क्योंकि फंड मैनेजर्स उसको ट्रैक करते हैं मिड कैप 150 को, उसकी लास्ट क्वार्टर की ग्रोथ थे 32.6%। ओके, 104 रुपए कमाए थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रीवियस ईयर, और 138.7 की कमाई आई है मिड कैप 150 की। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, अगर आप अर्निंग्स देख रहे हैं 4 इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस की, निफ्टी की और म्यूचुअल फंड के 3 इंडेक्स जो टियर 1 इंडेक्स कहते हैं, NSE 500 के 3 टुकड़े जो कहते हैं सबसेट्स हैं, उनकी अर्निंग्स है पहले 9 महीने की निफ्टी की 8.2, 787 रुपीज, निफ्टी 100 की 794 रुपीज, 7.3% ग्रोथ, मिड कैप 150 की 15.5% ग्रोथ, स्मॉल कैप 250 की 6.8% ग्रोथ। ये मैं 3 तिमाहियों की बात कर रहा हूँ, और निफ्टी की अर्निंग्स मेरे हिसाब से 1154 की उम्मीद है, एंड दैट शुड हैपन होपफुली। तो अर्निंग्स इतनी बुरी नहीं है जो नैरेटिव बनाया गया है, इतनी बुरी नहीं है यहाँ पे। जसप्रीत जी आपके पास आऊँगा, लेकिन मैं जो सवाल लेके गया था फिरोज साहब के पास एमफी के डेटा को लेकर, अभिषेक अग्रवाल साहब आपने देखा वो डेटा, जिस तरीके के ट्रेंड उभर कर सामने आए हैं, वो ट्रेंड क्या कहते हैं कि एक बार फिर से इक्विटी में लोगों का निवेश बढ़ना शुरू हुआ है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप लोगों ने अपना पर्स अब इक्विटी की तरफ खोल दिया है? देखिए, होना ये है कि हमारे इंडिया के जो निवेशक हैं वो स्मार्ट हो चुके हैं। उन्हें कोई हमारे जैसे पैनलिस्ट चाहिए नहीं बताने के लिए कि आपको कब खरीदना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, बिकॉज दे आर एबल टू ट्रैक देमसेल्फ वेरी वेल। क्योंकि आज डिजिटल जमाना हो चुका है, हर चीज फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। ऐसा चैनल, आपके जैसे चैनल जो है इम्प्रॉम्प्टली सब कुछ बता देते हैं, तो लोग बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है, उन्हें मालूम है कि इंडिया की स्टोरी इंटैक्ट है। अगर हम कभी भी देख लें, कोई भी पीरियड में देख लें, अल्टीमेटली एक समय के बाद पैसा हमने बनाया ही है। और ये जो 25,000 26,000 करोड़ की SIP हर महीने आती है, ये उसके टेस्टामेंट है कि लोगों को पैसा बनता वो दिख रहा है, तभी तो ये जारी है। सो आई वुड ऑलवेज कमेंट ऑन अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो होता है वो वैलिडेशन होता है लॉन्ग टर्म थीम को लेके कि लॉन्ग टर्म में पैसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और उसके लिए ये कैश फ्लो या इस तरह का मंथली फ्लो बहुत ही मायने रखता है। कुछ थोड़ा ब्लिप, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, इससे ज्यादा कुछ मुझे नहीं लगता कि मैटर करता है। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हिलता है, कुछ कुछ तो नए प्लेयर्स भी हैं मार्केट में, तो वो भी एक बार घबराएंगे, क्योंकि उन्होंने 2020 का शायद, या तो उस समय 2020 नहीं देखा या 2008 नहीं देखा
या उससे पहले का साइकिल नहीं देखा, तो ठीक है, ऐसे तो होना ही है कि मार्केट अगर गिरेगा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो इम्पैक्ट आना ही है, बट इतनी डरने वाली बात नहीं है। जो ये नंबर भी आ रहा है और जिस तरह से ये सालों साल ग्रो हुआ है, मुझे लग रहा है कि इस पे ज्यादा भरोसा रखना चाहिए, रादर देन कि हम ये सोचें कि कितना बड़ा आउटफ्लो हो गया। कंसर्निंग है, बट इतना बड़ा कंसर्निंग भी नहीं है, अनलेस ये ट्रेंड नहीं बन जाए डाउनवर्ड की तरफ। हालांकि अब लोग वनडे और टेस्ट क्रिकेट पर ज़्यादा फोकस करते नहीं, 2020 पे ज़्यादा करते हैं, इसीलिए बहुत लंबा डेटा देख के लोग चलते हैं नहीं। लेकिन एक चीज़ जो आप शुरू से हमारे चैनल पे, हमारे इसी शो में कई बार कहते भी रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर के, और इसमें तो बड़ा अच्छा डेटा निकल कर आया। मैं देख रहा था कि मिड कैप में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 1% का और स्मॉल कैप में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली। खुश हैं आप? तो ये बात हुई है, मैंने पहले भी कहा था कि लार्ज कैप के अंदर में जो है ज्यादातर जो सेलिंग आ रही है वो एफआईआईज की है, और मिड एंड स्मॉल कैप में आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, डीआई इंस्टीट्यूशन को देखोगे तो वहां पे उनको पता है कि कहाँ पे ग्रोथ है। सो ये नेचुरल है। मैं एकदम भी सरप्राइज नहीं हूँ ये देखने में, क्योंकि मार्केट एक मेच्योरिटी लेवल पे आ चुका है जहां करेक्शन में भी ये पता है कि कहाँ पे हमें जाके मूव करना है। कोई घर पे पैसा लेके नहीं जा रहा है, अल्टीमेटली आप हैंड चेंज कर रहे हैं, सेक्टर रोटेशन कर रहे हैं या इटसेल्फ कैटेगरी रोटेशन कर रहे हैं। तो उसमें ये बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है, एंड मुझे लग रहा है ये ट्रेंड आपको आगे भी बनता हुआ दिखेगा, बिकॉज वहां पे अभी बहुत सारी वैल्यू बाकी है। ये जो करेक्शन मार्केट में आई, अगर आप देखोगे निफ्टी वर्सेस स्मॉल कैप एंड मिड कैप, जो गैप है इन दोनों के तीनों सेक्टर के बीच में, वो मैसिव है, एंड अब वहां पे कैचअप होगा। और मुझे लग रहा है रिकवरी आप देखोगे, ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं रेलेवेंट नहीं होगी आज से 3 महीने बाद। जो चल रहा है वो चल रहा है, वो आज की स्टोरी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मगर आप चिंता ना करें, मार्केट बाउंस बैक करेगा, और बहुत जल्दी हम कुछ और ही डिस्कशन कर रहे होंगे, जो अगले 12 महीने की अर्निंग्स होगी उसके ऊपर बातें हो रही होंगी। बिल्कुल, मार्केट आगे बढ़ेगा, कहीं कोई अभी जो डिस्कशन कर रहे हो 3 महीने बाद बहुत रिलेवेंट रहेगा नहीं। जसप्रीत अरोड़ा साहब, आप भी ऐसा ही कुछ मान के चल रहे हैं कि आपको कहीं शंका दिख रही है? नहीं सर, मतलब नियर टर्म, मतलब वो वी डिस्कस की वोलेटिलिटी जरूर रहेगी, बट फ्रॉम अ 1 to 2 years पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा कोई फियर नहीं है एज सच, बिकॉज एज लॉन्ग एज अर्निंग्स अच्छा, इमीडिएट टर्म में जसप्रीत जी क्रूड ऑयल प्राइसेस का कुछ इंपैक्ट दिख रहे हैं कि नहीं, फायदा मिलता दिख रहा है कि नहीं हम लोगों को? डेफिनेटली बिकॉज वही एक चीज है जो फ्रॉम अगर डिमांड थोड़ा सा टेपर डाउन होता है, जो थोड़ा बहुत ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन है कि डिमांड थोड़ा सा टेपर डाउन हो जाएगा, तो रॉ मटेरियल में वो एक जरूर एक एलिमेंट है जो इंडिया को हेल्प करेगा, बिकॉज अभी कंसिस्टेंटली वो $70 के नीचे चल रहा है क्रूड, एंड दैट इज ऑब्वियसली बेनिफिशियल फॉर इंडिया। सिर्फ इसमें अगर आप डॉलर इंडेक्स देखेंगे, जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, वो अभी 100 के नीचे आ गया, विच इज मल्टी मंथ लो, जो हम लोग काफी ट्रैक करते हैं, वो पॉजिटिव है। बट एट द सेम टाइम मीर सर ने बोला जो बॉन्ड यील्ड्स है वो 4.15 का शायद बॉटम बना के, यूएस की वो 4.4 प्लस हो गई है। तो आई थिंक ये दो तरफ से खिंचाव आ रहे हैं, which is from a data point which is pulling in different sides. But to your earlier question, sir, the crude is very beneficial. वो अब हमारे लिए बहुत, और अगर डॉलर रेट भी अगर 86 से क्लोजर 83 है, डॉलर इंडेक्स पे क्या आपने कहा? बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया, उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे? So we were always between 95, not always, but a large part of the last year, 96 to 100. And last 6 months में we moved from 100 to 110, I think. वो off late 104 पे settle हुआ था. In the last 1 week, it has come down below 100. Below 100. And below 100 is a steady state where economies like India, emerging economies like India benefit. तो that is a very good sign. That shows the stability. And वो VIX का भी, I think अजीज फिरोज सर ने बोला, वोल्टेन इंडेक्स भी देखिए ना, काफी 25 तक गया था शायद इंडिया VIX इंडेक्स, और अभी वापस 20 पे आ गया VIX। हम तो मतलब 60-70 वाले VIX देखे हुए, तो 20 तो क्या है हमारे लिए, मतलब we are comfortable zone. There no need to worry from a 6 to 12 months view. 1 से 2 साल ना मिले 6 to 12 months के हिसाब से बहुत ज्यादा लग नहीं रहा, ऐसा डर नहीं लग रहा। We are far more better prepared because we've seen a lot of shake-ups in the last 1 year. I mean, again, Firoz identified that beautifully. उस रेंज में 4000 का रेंज हमने इतना ज्यादा ले लिया ना कि now we are prepared. Now we are fully prepared. बिल्कुल। अब चूंकि हम लोग शो में एक मोटा मोटी आइडिया दर्शकों को दे दिए हैं कि बाजार कहाँ है, कहाँ जा रहा है, कहाँ पे दिक्कतें हैं, कहाँ पे चुनौतियाँ हैं, लेकिन अब तो हर कोई तो मोटा मोटी यही सवाल पूछेगा कि इतना कुछ सुनने के बाद हमें ये बता दीजिए कि पैसे वैसे लगाने हो तो लगाना शुरू कर दें, तो कहाँ पैसा लगा दें? फिरोज अजीज साहब, आप ही से शुरू करता हूँ ये सवाल। बिल्कुल सर, मेरे हिसाब से तो मैं कहूँगा कि अगर आपके पास 3 से 5 साल का भी पैसा हो तो आपको एटलीस्ट 70% इक्विटी में लगाना चाहिए आज की करंट स्थिति में। दैट्स पॉइंट 1। 5 साल का हो मतलब
पैसा जो है, अगर आपकी अवधि 3 से 5 साल की भी अवधि हो, अच्छा 3 साल तो 5 साल के आपको लिए 70% इन्वेस्टमेंट करना है। पैसा इक्विटी में लगाना है। इक्विटी में डायरेक्ट इक्विटी अच्छा ना लगाएं, क्योंकि वो 70 रुपए आपके वो 140 जितना घुमाएंगे फिराएंगे आपको। म्यूचुअल फंड में करोगे तो वो व्हीकल में बम्पी राइड इतनी नहीं होगी, राइट? सो 70-30 कह रहा हूं कि 3 से 5 साल हो तो एसेट एलोकेशन 70 मिनिमम इक्विटी में रखें। सेकंड, उसमें भी म्यूचुअल फंड लेंगे तो उसकी जो उतार चढ़ाव होगी वो दूसरे अलग जरियों के, इक्विटी को तो घुसने के काफी जरिए हैं। डायरेक्ट इक्विटी खरीद लिया, पीएमएस खरीद लिया, म्यूचुअल फंड खरीद लिया, एनपीएस के माध्यम से इक्विटी खरीद लिया। म्यूचुअल फंड के माध्यम से खरीदोगे तो फिर उतार चढ़ाव कम रहेगी, तो सोने में आसानी होगी अगले 3-5 साल के लिए। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, अब म्यूचुअल फंड खरीदना है तो कौन सी कैटेगरी का खरीदना है? ज्यादा पैसे हो तो 3-4 कैटेगरी है। अगर एक ही कैटेगरी खरीदने के पैसे हो तो मल्टी कैप खरीदें। एसआईपी एक ही के पैसे हो तो मल्टी कैप खरीदें, दूसरे के पैसे हो तो फ्लेक्सी कैप खरीदें, तीसरे के पैसे हो तो लार्ज कैप खरीदें, चौथे के पैसे हो तो मिड कैप खरीदें। ये 4 स्कीमें खरीदें, 4 कैटेगरी की स्कीमें खरीदनी। फिर रहा सवाल एक मुश्त खरीदूं या एसआईपी करूं, मैं तो ये मान रहा हूं कि भाई 21,800 से मैं कह रहा हूं कि मार्केट जो है अगर लोअर एंड पे मिलती है, हमने 24 साल का डेटा देखा कि अगर भगवान आपको कह देते कि भाई आज ही लोएस्ट लेवल है निफ्टी की, अगरचे कह देते, तो हमारे पास जिज्ञासा थी, तो हमने कहा ये 1 साल बाद रिटर्न क्या बनी होती अगर उस दिन खरीदते, तो 44% की एवरेज रिटर्न बनी है, और सबसे वर्स्ट 11 बनी है, और सबसे बेस्ट 92%। तो लोवेस्ट रेंज के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं हम। 21,800 की लोवेस्ट रेंज थी लास्ट पूरे फाइनेंशियल ईयर की। तो ऐसे मौके पे खरीदोगे एक मुश्त, तभी तो पैसा बनेगा, और अच्छे दाम और अच्छी खबरें साथ नहीं आती। ये मान के चले, मैंने लास्ट 24 साल के सबसे बुरे दिन के अखबार निकाल के देखे, किसी की बड़ी हिम्मत चाहिए उस दिन खरीदने के लिए, और हिम्मत वाला ही पैसे बनाता। तो मैं ये कहूंगा कि एसेट एलोकेशन देख लें, और प्रोडक्ट कैटेगरीज पे मैंने बता दी। स्कीम बोलेंगे तो अगले, अब दूसरों को बोलने का मौका देता हूँ, बिकॉज मीर सर बैठे हैं। इसकी मैं आगे आऊँगा, बाकी लोगों से भी यही सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ब्रेक पे चला जाऊँ। इस बीच बाकी हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो और भी फाइन ट्यून कर लें कि क्या दर्शकों को सलाह देंगे। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक पे जाने से पहले जो चर्चा हुई तो मुझे लगा कि अब इस टेंशन में आप पड़िए ही नहीं, इस पर बहस में मत पड़िए कि टेरर खत्म हुआ कि नहीं हुआ, आगे भी टेरर आएगा कि नहीं आएगा। अब पैसा वैसा है तो लगाना शुरू कर दीजिए। ब्रेक पे जाने से पहले फिरोज अजीज साहब ने बड़ा अच्छा सा पूरा डिटेल बताया कि अगर आपके पास 3 से 5 साल तक का हो तो अभी पैसा लगाने का बड़ा सही समय, और 70% इक्विटी में लगा दीजिए। कहाँ का लगाना उसका पूरा सीक्वेंस उन्होंने दिया था। आगे स्कीम के बारे में इनसे पूछेंगे, लेकिन मिहिर वोरा साहब, आपसे अगर पूछूं कि अभी पैसा लगाना हो तो लगा दिया जाए, या फिर आप अपने लोगों को क्या सलाह दे रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं यही बता दीजिए, दर्शक समझ जाएंगे। देखिए, हमारे पास तो इक्विटी फंड्स हैं, और उसमें हम ज्यादा कैश रखते नहीं, तो मोरलेस फुल्ली इन्वेस्टेड रहते हैं। लेकिन रिलेटिवली स्पीकिंग अगर मैं कहूँ तो जैसे हमने अर्निंग्स की बात करी, तो ये जो बाजार गिर रहा था तो आपने कैश बचा के रखा नहीं? जब बाजार गिर रहा था तो आपने रोका नहीं कि कैश? 5 से 10% कैश होता है मैक्सिमम, तो वो स्टैगर्ड फेजेस में हम डिप्लॉय कर देते हैं। बट मेन बात यह है कि विद इन इक्विटीज हम कहेंगे कि अगर अर्निंग्स ग्रोथ पे जाए, वैल्यूएशंस पे जाए, तो जैसे हमने बात की निफ्टी की जो है, निफ्टी 50 जो लार्ज कैप्स हैं, उसकी अर्निंग्स ग्रोथ 8 से 10% लग रही है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट की अर्निंग्स बेटर है। फॉर एग्जांपल निफ्टी 500 है, उसकी अर्निंग्स में भी 12% जितनी रहेगी। स्मॉल कैप इंडेक्स की अर्निंग्स है वो भी 14% जितनी रह सकती है फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो मैं कहूंगा अभी जो ब्रॉडर मार्केट है वो काफी थ्राइविंग है। तो अगर आपको इक्विटी फंड्स में भी सिलेक्ट करना है तो मैं कहूंगा कि एक डिवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप फंड या मल्टी कैप फंड, या आपकी थोड़ी रिस्क एपिटाइट ज्यादा है और लॉन्गर टर्म होराइजन है तो स्मॉल कैप फंड में भी जा सकते हैं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी है वो काफी वाइड स्प्रेड रिकवरी दिखाने की उम्मीद है, और डायनेमिक काफी है, और नए नए स्टॉक्स और सेक्टर्स काफी आते हैं। तो एक ब्रॉडर मार्केट एक्सपोजर लेके चलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि एक अच्छी संभावना है, काफी बड़ी संभावना है कि यूएस और जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं वो स्टिमुलस मोड पे जाएंगे वापस, और क्वांटिटेटिव ईजिंग का और लिक्विड मनी प्रिंटिंग की बात वापस हो सकती है। ऐसे माहौल में टिपिकली हमने देखा है कि जो गोल्ड है वो भी अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि जब लिक्विडिटी बढ़ जाती है तो ये सब एसेट में है, गोल्ड, रियल एस्टेट वगैरह में जाता है। तो इक्विटीज तो ऑफकोर्स आपका बेसिक कोर होल्डिंग होना ही चाहिए। डिवर्सिफिकेशन के लिए थोड़ा गोल्ड भी हम देख सकते हैं ऐसे माहौल में जहां लिक्विडिटी की आने की ज्यादा उम्मीद है।
हालांकि वोरा साहब, यूजुअली हम लोग गोल्ड पे चर्चा करते नहीं इस शो में, लेकिन आपको मैंने देखा कि इससे पहले भी जवाब देते वक्त आपने गोल्ड का नाम लिया था, अभी भी गोल्ड का नाम लिए, और गोल्ड को लोग बड़ा पसंद करते हैं। तो मैं चाहता हूँ गोल्ड पे थोड़ा सा एक सवाल आपसे पूछ लूँ, फिर बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊँगा कि जिस तरीके से गोल्ड लग रहा है कि अब $1,00,000 तक पहुँच जाएगा, तो अभी भी आप सलाह देते हैं कि गोल्ड में ले लो पैसा, लगा दो पैसा? बिल्कुल, क्योंकि जो 2008 के बाद से जो माहौल बना है ग्लोबली, वो बेसिकली एवरी टाइम देयर इज अ फाइनेंशियल क्राइसिस, सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट फिस्कल और मॉनेटरी प्रिंटिंग शुरू कर देते हैं। ओके, तो बेसिकली डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो मनी है उसकी वैल्यू कम होती है, इसीलिए स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसीलिए गोल्ड ने परफॉर्म किया है, क्योंकि ये स्टॉक की जो अर्निंग होती है वो नॉमिनल जीडीपी से लिंक्ड होती है, और नॉमिनल जीडीपी जब बढ़ती है जब आप मनी प्रिंटिंग करते हो तो और बढ़ती है। सिमिलरली गोल्ड जो है वो एक्सेस लिक्विडिटी को ऑब्जॉर्व करता है, तो जब भी एक्सेस लिक्विडिटी वो गोल्ड को चेज करती है, और 2008 के बाद हमेशा बैंक्स ने एक्सेस लिक्विडिटी रखी है। अभी भी हमने देखा यूएस की जो फिस्कल बजट पास की है कल, वो 6 to 8% फिस्कल डेफिसिट अभी भी रन कर रहे हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है इतनी हाई डेफिसिट रन करने का। तो एक फिस्कल प्रोफिलिगेसी, फिस्कल डिसिप्लिन ना होने का जो ऑफशूट है जो मनी प्रिंटिंग है, इसलिए स्टॉक्स और गोल्ड दोनों अच्छा परफॉर्म करते हैं। चलिए, गोल्ड अच्छा परफॉर्म। आप में से कोई और हैं जो गोल्ड पे नजर रखते हैं? फिरोज साहब, अभिषेक जी? लक्ष्मण सर, नजर तो रखते हैं, और मेरा ये मानना है कि गोल्ड एक डेट का बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। अगर जैसे हमारे क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में गोल्ड नहीं है, क्योंकि हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में डेट के बदले हम स्ट्रक्चर प्रोडक्ट करते हैं, बट अगर आपके पास 40% डेट हो, तो उसका 1/3 या आधा आप अगर गोल्ड में रखेंगे लॉन्ग टर्म पैसे में, तो आपको महंगाई को मात देने में 1-2% ज्यादा रिटर्न महंगाई से मिल सकता है। डेट में तो नामुमकिन सा है। सो ऑफ कोर्स गोल्ड हैज अ प्लेस, क्योंकि उसको डॉलर की जो एप्रिसिएशन होती है ना सर, उसको भी हेज कर देता है इंडियन इन्वेस्टर के लिए, राइट? सो ये दोनं फायदे हैं। पहले तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मिल जाता था 2.5% का ब्याज, वो तो हटा दिया सरकार ने, बड़ा नुकसान करवाया आप लोगों ने। नहीं, बट अब लोगों ने ज्यादा फायदा नहीं उठाया, और उठा सकते थे, बट आई थिंक जैसे आपने कहा गवर्नमेंट का तो नुकसान हुआ उसमें, बिकॉज़ वो हेज नहीं किया। जसप्रीत जी, आप भी गोल्ड ट्रैक करते हैं कि नहीं? जो गोल्ड में बड़ी दिलचस्पी रहती है लोगों की।